the gases. So name of the topic is pressure या concept of pressure exerted by a gas. ये एक स्मॉल टॉपिक है डेरिवेशन से पहले। इसमें हम ये देखेंगे कि जो आपके पास एक गैस है वो क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। अब गैस किसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी? जिस पहली बात तो हमें इस गैस को किसी भी कंटेनर के अंदर क्या करना होगा, कंटेन करना होगा। और गैस के अंदर क्या होता है, गैस के अंदर एक सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल्स हम बोल सकते हैं कि एक असेंबली है, एक कलेक्शन है, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी गैस के अंदर। And you know, ये molecules, yesterday I have told you, these molecules are in a state of random motion. Random motion के अंदर हैं। तो suppose हमने क्या किया, एक गैस को कंटेन कर लिया एक कंटेनर के अंदर, ठीक है, एनक्लोज कर दिया है। अब गैस जो है वो मॉलिक्यूल से बनी हुई है, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे। ये मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन के अंदर है। तो क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में तो कोलाइड करेंगे ही, बट ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, इस कंटेनर की वॉल्स के साथ भी क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्योंकि इनके पास रूम टेम्परेचर पे, अगर हम ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ऑर्डिनरी प्रेशर की बात करें तो इनके पास इतनी एनर्जी होती है कि ये कोलिजन करते हैं किसके साथ, या बम्बार्डमेंट होता है इन मॉलिक्यूल्स का किसके साथ, टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब क्या होगा, हर कोलिजन में, ड्यूरिंग ईच कोलिजन, इसको अच्छे से समझ लेना, ड्यूरिंग ईच कोलिजन ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इन मॉलिक्यूल्स का मास भी है, ठीक है, कुछ ना कुछ मास होगा इनका, और ये किसी ना किसी वेलोसिटी से, क्योंकि मैंने आपको बताया था रैंडम मोशन में है और हर मॉलिक्यूल अलग अलग वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो सपोज एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, एक मॉलिक्यूल जिसका मास क्या है m, और वो किस वेलोसिटी v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसका मोमेंटम कितना होगा, मतलब लीनियर मोमेंटम की अगर हम बात करें तो वो होगा मास इनटू वेलोसिटी। तो इन ईच कोलिजन मतलब जब एक मॉलिक्यूल जाके कोलाइड करता है, बम्बार्डमेंट करता है इस कंटेनर की वॉल्स के साथ, तो वो क्या करेगा, वो सर्टेन मोमेंटम ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। सर्टेन मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड इन ईच कोलिजन, मतलब एक मॉलिक्यूल जब टकराएगा इस कंटेनर की वॉल्स के साथ तो क्या होगा, एक कोलिजन होगा, और एक कोलिजन में इन एवरी ईच कोलिजन या इन एवरी कोलिजन द molecule is transferring or giving some momentum to the walls of the container. अब यहाँ पे देखिए, in this gas there are n number of molecules and those n number of molecules will collide with this container, मतलब walls of the container के साथ collide करेंगे वो सारे molecules। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे continuous bombardment होगा किसका, molecules का in walls के साथ, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंटिन्यूअसली जो मोमेंटम है इन कोलिजन्स की वजह से, मोमेंटम कंटिन्यूअसली वॉल्स को क्या होता रहेगा, ट्रांसफर होता रहेगा, ठीक है। और मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है तो वी कैन से टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम imparted टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर सेकेंड, वो किसके इक्वल होगा। अगर आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन याद हो तो आपको याद होगा, फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, याद है। तो यहाँ पे ये क्या है, टोटल मोमेंटम इम्पार्टेड पर सेकेंड। तो ये जो टोटल मोमेंटम ऑफ, टोटल मोमेंटम जो है वो कोलिजन की वजह से जो वॉल्स को ट्रांसफर हो रहा है हर सेकेंड में, वो किसके इक्वल होगा, फोर्स। तो वी कैन से कि यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर, वॉल्स के ऊपर, और फोर्स अप्लाई हो रहा है और वॉल्स के ऊपर हो रहा है तो वॉल का कुछ एरिया भी होगा। तो फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द वॉल्स पर यूनिट एरिया विल गिव अस प्रेशर। तो इसका मतलब क्या है कि जो गैस है वो क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है किसके ऊपर, वॉल्स ऑफ द कंटेनर के ऊपर। क्यों, ड्यू टू द कंटिन्यूअस बम्बार्डमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर।
ये स्टोरी समझ आई? क्या थी स्टोरी? यहाँ पे हमारे पास एक गैस ले रहे हैं एक कंटेनर के अंदर, गैस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में हैं, रैंडम मोशन में हो चाहे डायरेक्शनल मोशन हो, इन मॉलिक्यूल्स का कुछ ना कुछ मास होगा, किसी ना किसी वेलोसिटी से ये मूव कर रहे होंगे। सपोज अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करें, एक मॉलिक्यूल का मास कितना ले रहे हैं? m मास ले रहे हैं। This molecule of mass m and velocity v is moving टूवर्ड्स द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, तो वो क्या करेगा? कोलाइड करेगा, कोलाइड करेगा तो m मास वाला मॉलिक्यूल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इट्स मोमेंटम इज mv। तो जब वो कोलिजन होगा तो कोलिजन में वो कुछ मोमेंटम या वी कैन से सर्टेन मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड बाय द मॉलिक्यूल टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो ऐसा जो मोमेंटम है वो तो कंटिन्यूसली वॉल्स को ट्रांसफर होता रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कोई ना कोई मॉलिक्यूल हर बार इन वॉल से ट्रांसफर मतलब सॉरी टकराता ही रहेगा, और हर कोलिजन में मोमेंटम ट्रांसफर होता ही रहेगा। तो वी कैन से टोटल मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर सेकंड विल गिव अस फोर्स। दैट मींस ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या लगा रहे हैं? इन वॉल्स के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, और ये जो कंटेनर की वॉल्स हैं दे आर कंटिन्यूअसली एक्सपीरियंसिंग ए फोर्स ड्यू टू द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स। तो एक फोर्स लग रहा है किसके ऊपर? वॉल्स के ऊपर, तो इसका मतलब वॉल्स का कुछ एरिया भी होगा, तो फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब प्रेशर, तो मतलब वॉल्स के ऊपर ये गैस के मॉलिक्यूल्स क्या एक्सर्ट कर रहे हैं? प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। सो वी कैन से pressure is exerted on the walls of the container due to gas molecules। ये चीज समझ आई कि प्रेशर कैसे एक्सर्ट होगा? समझ आ गया बेटा? जो हम बार बार बात कर रहे थे कि प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, तो कैसे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ये क्लियर है। फिर उसके बाद डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। यस, कोई डाउट है तो बता सकते हो, अगर क्लियर है तो चलिए। अब हम देख रहे हैं कि pressure is exerted on the walls of the container by the gas। by the gas का मतलब by the molecules of the gas। अब क्या करते हैं? डेरिवेशन निकालते हैं किसके लिए? प्रेशर कितना एक्सर्ट होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डेरिवेशन करनी है दैट इज एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ड्यू टू एन आइडियल गैस। अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? आइडियल गैस की बात करेंगे कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो किसी भी कंटेनर के अंदर अगर हम उनको रख रहे हैं तो कितना प्रेशर वो एक्सर्ट करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेटा? सबसे पहले तो आइडियल गैस को कंसिडर करना होगा। सो कंसिडर एन आइडियल गैस। किसी का माइक ऑन है? कंसिडर एन आइडियल गैस, और इसको किसी ना किसी कंटेनर के अंदर भी कंटेन करना होगा, क्योंकि तभी हम देख पाएंगे कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटेनर के ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। सो कंसिडर एन आइडियल गैस एंड दिस आइडियल गैस इज एनक्लोज्ड इन ए क्यूब। हमने एक क्यूब के अंदर क्या कर दिया है? एनक्लोज कर दिया है, एंड क्यूब ऑफ साइड एल, जिसकी साइड जो है वो कितनी है? एल है। तो क्यूब है तो सारी साइड से क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो एक क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये हमने एक क्यूब ड्रॉ कर लिया है लाइक दिस। ये देखिए, तो इस क्यूब के कितने एक्सिस है? 3 एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये कौन सा है? जेड एक्सिस है। क्लियर बेटा? यहाँ पे we are enclosing an ideal gas in a cube of side L। इस क्यूब की जो लेंथ है या साइड है, सारी साइड्स कितनी होंगी? L लेंथ की होंगी। अब देखिए, सपोज करते हैं सिर्फ पहले एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं कि जितना भी हमने ये आइडियल गैस ली, इस आइडियल गैस के वन मॉलिक्यूल की बात करेंगे। लेट अस कंसीडर ए गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, वन मॉलिक्यूल ऑफ मास m। इसका मास कितना ले रहे हैं? m ले रहे हैं, एंड इट्स वेलोसिटी, दिस मॉलिक्यूल विद मास m
इज मूविंग विद वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या लेंगे vx, क्योंकि हमने तीनों ही कंपोनेंट्स लिए हैं, तो वेलोसिटी इन x कंपोनेंट, वेलोसिटी इन y कंपोनेंट एंड वेलोसिटी इन z कंपोनेंट, तो ये रहेगी उसकी वेलोसिटी। अब वो जिस भी कंपोनेंट में मूव करेगा, x में मूव करेगा तो vx लेंगे, vy लेंगे और vz कंपोनेंट के अकॉर्डिंग लेंगे। अब ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, इस कंटेनर की वॉल को हिट कर रहा है, ठीक है। तो कंटेनर की वॉल का एरिया कितना होगा, कंटेनर की वॉल का एरिया तो रेक्टेंगल की शेप में ही होगा, तो हम बोल सकते हैं जो एरिया होगा वो कितना होगा, लेंथ इनटू लेंथ, ठीक है, तो वो हो गया एल स्क्वायर। तो जब एक मॉलिक्यूल विद मास m एंड विद वेलोसिटी vx vy vz हिटिंग द कंटेनर वॉल ऑफ एरिया एल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, अब ये जो कोलिजन होगा, अगर आपको याद हो कल थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर हमने कुछ अजम्पशंस की थी, और अजम्पशंस में ये बताया था मैंने आपको कि जो ये कोलिजन होगा ये इलास्टिक कोलिजन होगा, ठीक है, मतलब बाउंस बैक हो जाएगा ये टकरा के। सपोज ये इस वॉल से टकरा रहा है, ये मॉलिक्यूल है, इसका मास कितना है m, मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से, vx vy और vz, ऐसे जाएगा, और ये कंटेनर की वॉल से टकरा के बाउंस बैक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कोलिजन कैसा है, इलास्टिक कोलिजन है। तो जब वापस आ रहा है तो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा था, ये एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा था, तो वापस आ रहा है, अब ये टूवर्ड्स द ओरिजिन आ रहा है, पहले ओरिजिन से अवे जा रहा था, तो यहाँ पे इसका जो वेलोसिटी कंपोनेंट है vx वो हो जाएगा माइनस vx, और बाकी सारे तीनों कंपोनेंट सॉरी vy और vz क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो जब जा रहा था तो उसकी वेलोसिटी को हमने क्या लिखा था, vx vy vz, एक्चुअल में ये vx के अलोंग जा रहा था, x कंपोनेंट के अलोंग। हम जानते हैं जब ये वापस आ रहा है तो सिर्फ इसका x कंपोनेंट है वही चेंज होगा, इसलिए हमने क्या लिखा है माइनस vx, क्योंकि जाते टाइम अगर इसकी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लें तो वापस आते टाइम ये टूवर्ड्स द ओरिजिन है, जाते टाइम ये क्या था, अवे फ्रॉम द ओरिजिन था, तो सिर्फ ये वाला जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, चेंज, बाकी दोनों क्या रहेंगे, सेम। तो जब वो इसको वॉल को क्या कर रहा है, हिट कर रहा है, तो ये कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। सो जो आपका मॉलिक्यूल है वो जिस वेलोसिटी के साथ गया था उसी वेलोसिटी से क्या हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे vx लिखा है तो यहाँ पे भी vx है, आपका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है वेलोसिटी का, सिर्फ हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे माइनस साइन। माइनस साइन क्यों है, क्योंकि दैट वाज अवे फ्रॉम द ओरिजिन और ये टूवर्ड्स द ओरिजिन है, ठीक है, आप ये समझ सकते हो। तो डायरेक्शन के लिए समझ सकते हो कि हम यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है इसलिए वी हैव पुट माइनस साइन ओवर हियर। अब क्या होगा कि ये मान लेते हैं कि जो वापस आते टाइम जो इसकी आफ्टर कोलिजन, कोलिजन से पहले इसकी वेलोसिटी थी ये, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी है दिस मच। अब हम ये बोल सकते हैं कि इन दिस कोलिजन जो लीनियर मोमेंटम है मॉलिक्यूल्स का, इस मॉलिक्यूल की हम बात करें तो जो ये एक सिंगल हमने मॉलिक्यूल लिया जिसका मास m था, उसके मोमेंटम में कितना चेंज हुआ होगा। सो आई एम जस्ट वांट टू टेल यू कि इन दिस कोलिजन चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल, वो कैसे निकालेंगे, चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही निकालते हो। तो मोमेंटम क्या होता है, मैंने बताया था P इज इक्वल टू एम इंटू वी। तो एक मॉलिक्यूल जिसका मास है m, वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा था, तो उसकी वेलोसिटी कौन सी लेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग ही लेंगे। तो फाइनल मोमेंटम निकालेंगे तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा m, और वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी किस वेलोसिटी से वापस आया है वो, माइनस vx से, तो ये हम लिखेंगे माइनस vx माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम था m और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी vx। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए बेटा। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p लिखना चाहो तो लिख लीजिए, और ये इक्वल होगा किसके, माइनस mvx और माइनस mvx, मतलब माइनस 2mvx मोमेंटम क्या हो गया है, चेंज हो गया है। इसमें किसी को कोई डाउट, दिस इज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल। यहां तक अगर कोई दिक्कत नहीं आई है तो आगे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखते जाइए, अब आपके पास प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है
कि मोमेंटम क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, कंजर्व्ड रहना चाहिए। तो जो मोमेंटम मैंने आपको बताया था कि जब एक मॉलिक्यूल इस कंटेनर की वॉल से कोलाइड करेगा तो क्या करेगा, कुछ मोमेंटम और वी कैन से मोमेंटम ट्रांसफर करेगा किसको, वॉल ऑफ द कंटेनर को। तो जब ये m मास वाला मोमेंटम वाज मूविंग विद वेलोसिटी mv, तो उस टाइम पे उसने कितना मोमेंटम ट्रांसफर किया होगा, उसने मोमेंटम ट्रांसफर किया होगा, वी कैन से मोमेंटम imparted to the wall of the container in one collision। वन कोलिशन में कितना मोमेंटम इंपार्ट हुआ होगा बेटा, जितना मोमेंटम चेंज हुआ है, मोमेंटम चेंज कितना हुआ है 2mvx, उतना ही मोमेंटम एक कोलिशन के अंदर इंपार्ट होगा किसको, वॉल ऑफ द कंटेनर को। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था तो इसका जस्ट ऑपोजिट प्लस 2mvx। दिस मोमेंटम, याद रखना, दिस इज द मोमेंटम imparted to the wall of the container in a single collision। अब आप जानते हो यहाँ पे सिंगल कोलिशन नहीं होगा, n नंबर ऑफ कोलिशंस है, तो n नंबर ऑफ कोलिशंस में जो मोमेंटम ट्रांसफर होगा वो भी क्या होगा, हमें जितने भी मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज कीप इन माइंड कि एक कोलिशन के अंदर जो मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है वॉल्स को, वो कितना है 2mvx। अब हम यहाँ पे है, बाकी सब चीजों को बेशक रब कर दो आप, कोई जरूरत नहीं। अब क्या होगा, अब इसको ध्यान से समझना। सपोज करते हैं डेल्टा टी इंटरवल है, डेल्टा टी इंटरवल के अंदर एक मॉलिक्यूल जो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा vx, तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मतलब vx के साथ, vx वेलोसिटी से मूव कर रहा है कितने टाइम में, कितने टाइम के लिए, डेल्टा टी टाइम के लिए। तो ये क्या करेगा, कंटेनर की वॉल को हिट करेगा। अगर ये देखिए, ये डेल्टा टी टाइम के अंदर इस वेलोसिटी से ये मॉलिक्यूल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, आपको पता है वेलोसिटी या फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितनी है vx, टाइम कितना है डेल्टा टी। ये चीज समझ आई। तो ये मॉलिक्यूल vx वेलोसिटी से डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, दिस मच। तो इसका मतलब है ये जो मॉलिक्यूल है वो कंटेनर की वॉल को हिट कर सकता है, अगर कंटेनर की वॉल इतने डिस्टेंस में लाई कर सकती है तो। बात समझ आ रही है कि ये मॉलिक्यूल डेल्टा टी टाइम के लिए इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल होगा ये। तो अगर कंटेनर की वॉल इतने डिस्टेंस में अगर आ गई तो ठीक है, वो उसके साथ हिट कर जाएगा, अदरवाइज नहीं हिट कर पाएगा वॉल को। ये चीज क्लियर है, सबको समझ आई ये? ओके, अब क्या होगा, अब ये डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, ठीक है। अगर हम ये मान लें कि ऑल द मॉलिक्यूल्स लाइंग इन वॉल्यूम, अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम हम निकालेंगे एरिया, वॉल का एरिया कितना है a, और ये क्या है, एक तरह से लेंथ कवर्ड बाय द मॉलिक्यूल, तो ये हो जाएगा vx डेल्टा t। तो ये हो गया वॉल्यूम। तो मतलब अगर जो भी ऑल द मॉलिक्यूल्स अगर इस वॉल्यूम में लाई कर रहे हैं तो वो कंटेनर की वॉल को हिट करेंगे, अदरवाइज नहीं। फिर से समझिए, ये अब वॉल्यूम हो गया, ठीक है। इस वॉल्यूम में अगर मॉलिक्यूल्स हैं, ऑल द मॉलिक्यूल्स लाइंग इन वॉल्यूम a vx डेल्टा t, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, वॉल को हिट करेंगे। अगर इस वॉल्यूम में वो लाई नहीं कर रहे हैं तो वो हिट नहीं कर पाएंगे। अब हम मान लेते हैं कि इस वॉल्यूम में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, वी कैन राइट, वी आर राइटिंग इफ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ले रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम आर मूविंग टूवर्ड्स द वॉल, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए
वॉल्यूम कितना लिखा हमने कि ऑल द मॉलिक्यूल्स आर लाइंग इन वॉल्यूम ए वी एक्स डेल्टा टी। अब n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है पर यूनिट वॉल्यूम, इफ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस पर यूनिट वॉल्यूम, देन द टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इस वॉल्यूम के अंदर कितने होंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एन ए वी एक्स डेल्टा टी। ये हमारे पास हो गए टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन वॉल्यूम, वो हो गया ये आपके पास, ठीक है। बट हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये सारे मॉलिक्यूल्स हो गए अब आपके पास, इन मॉलिक्यूल्स में से हाफ मॉलिक्यूल्स तो ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, टूवर्ड्स द वॉल मूव करेंगे, और हाफ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो वॉल से अवे होंगे। तो इनका हाफ मॉलिक्यूल्स ही क्या होंगे, वॉल से टकरा पाएंगे। फिर से समझिए, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में से हाफ ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, टूवर्ड्स द वॉल मूव करेंगे, और हाफ ऐसे होंगे जो अवे फ्रॉम द वॉल होंगे। समझ रहे हो ना, क्योंकि सारे के सारे तो एकदम जाएंगे नहीं। इसमें से हम ये मान लें कि कुछ टकराने के लिए जा रहे हैं और कुछ टकरा के वापस आ गए हैं। तो जो टकराने जा रहे हैं वही तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि वॉल को क्या ट्रांसफर करेंगे, मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि इन सारे मॉलिक्यूल्स में से हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग टूवर्ड्स द वॉल और हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल्स मूविंग अवे फ्रॉम द वॉल। तो जो टूवर्ड्स वॉल के मूव कर रहे हैं वही क्या करने वाले हैं, जाके कोलाइड करने वाले हैं। तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो डेल्टा टी टाइम के अंदर वॉल को हिट करेंगे, तो वो क्या होंगे, ए वी एक्स डेल्टा टी और मल्टीप्लाइड बाय एन। अगर हम इसको क्या कर दे, 2 से डिवाइड कर दे, तो ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो डेल्टा टी टाइम में मूविंग टूवर्ड्स द वॉल एंड दे विल हिट द वॉल। ये चीज समझ आई। अब यहाँ से ये अगर वो मॉलिक्यूल है जो वॉल को हिट करेंगे, तो एक मॉलिक्यूल जब हिट करता है तो इतना मोमेंटम ट्रांसफर करता है। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स मिलके वॉल को कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय द वन मॉलिक्यूल। तो हम यहां से ये लिखेंगे कि टोटल मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द वॉल इन डेल्टा टी टाइम, वो कितना होगा, वो होगा आपके पास ये जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ए वी एक्स डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाय एन डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे जितना एक मॉलिक्यूल मोमेंटम ट्रांसफर करता है, तो ये आ जाएगा 2mvx। अब ये वो मोमेंटम हो गया डेल्टा टी टाइम में जो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, टोटल मोमेंटम वॉल को ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ से 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास क्या बन गया, देखो a ओके, m है, n है ओके, v x का स्क्वायर है और आपके पास डेल्टा t है। दिस इज the total momentum imparted by the molecules which are moving towards the wall in delta t time। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, नो आगे चले। तो दिस इज द टोटल मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स इन डेल्टा टी टाइम टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो इसको हम एक साइड रख लेते हैं इस रिजल्ट को। तो ये हमारे पास आ गया है टोटल मोमेंटम। अब अगर आप देखो तो हमारे पास होता है फोर्स एक्सर्ट, क्योंकि ये सारे मोमेंटम, ये सारे मॉलिक्यूल्स मिलके मोमेंटम ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब एक तरह से फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स कितना एक्सर्ट होगा, तो फोर्स ऑन द वॉल एक्सर्टेड बाय दीज मॉलिक्यूल्स, तो वो कितना होगा, अगर आपको याद हो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। तो यहां से जो फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। यही था, मोमेंटम कितना ट्रांसफर किया है ये, तो मोमेंटम ट्रांसफर्ड है a m n v x स्क्वायर डेल्टा t, और कितने टाइम में ट्रांसफर किया है तो वो भी हमें पता है डेल्टा टी टाइम में। तो डेल्टा टी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और फोर्स एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स वो कितना आ गया, a m n v x स्क्वायर।
ये तो आ गया फोर्स। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय दीज मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, वो कितना होगा, फोर्स अपॉन एरिया। ये हो जाएगा आपके पास फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स कितना है, AMNV(x²), ये आपने निकाल रखा है, डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कितना है वॉल्स का, एरिया A है, तो A से हम क्या कर देंगे डिवाइड, तो प्रेशर कितना आ गया, MNV(x²). दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द molecules टू द walls ऑफ द कंटेनर। अब ये आपके पास प्रेशर आया है। अब बेटा बात ये है कि जो प्रेशर Vx देख रहे हो आप, वेलोसिटी, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, उन सब की वेलोसिटी सेम तो नहीं होगी। ऑल द मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव सेम वेलोसिटी। उनका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स, मैंने आपको बताया था कि रैंडम मोशन है, रैंडम मोशन के अंदर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज से क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लिख देंगे कि ऑल द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विद डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज। सो यहाँ से टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑल द मॉलिक्यूल्स, वो क्या करेंगे हम ऐसे निकालेंगे कि यहाँ पे जो हमारा Vx आया है उसको हम लिख देंगे प्रेशर इज इक्वल टू MNVx², और इसके ऊपर बार लगा देंगे। यहाँ पे ये क्या है, Vx², ये है आपके पास एवरेज ऑफ Vx², एवरेज ऑफ Vx²। मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे थे उन सब की वेलोसिटी अलग अलग थी। तो हमने क्या किया, उन सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी जिसको Vx² से निकाला था उसका क्या ले लिया, एवरेज ले लिया। तो यहाँ से Vx² क्या आ गया, एवरेज हो गया किसका, इसका। अब ये हमारे पास क्या है, टोटल प्रेशर है ऑब्टेन्ड बाय द ऑल द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। अब अगर देखें जो गैस है वो क्या करेगी, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का मोशन अगर एक्स एक्सिस के अलोंग हो सकता है तो वाई एक्सिस के अलोंग भी हो सकता है, जेड एक्सिस के अलोंग भी हो सकता है। तो हम यहाँ से ये लिखेंगे कि Vx² इज इक्वल टू, सॉरी दिस इज नॉट स्क्वायर, Vy का स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज नॉट वेक्टर, Vz का स्क्वायर, और ये इक्वल होगा किसके, यहाँ से 1/3 Vx, क्योंकि एक मॉलिक्यूल जो है उसका Vx, Vy और Vz तीनों के अंदर अगर हम लेंगे तो क्या करेंगे, Vx² प्लस Vy² प्लस Vz², और इसको हम किसके इक्वल लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे 1/3, एक लेटर से डिनोट कर देंगे C से, और इन सब का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर। अब यहाँ से C² क्या है, C² है मीन स्क्वायर स्पीड, मीन स्क्वायर स्पीड है, ठीक है, सारे मॉलिक्यूल्स की जो हमने उनकी स्पीड ली थी, एक्स कंपोनेंट में Vx ली थी, वाई कंपोनेंट के अलोंग Vy ली थी, और z कंपोनेंट के अलोंग Vz ली थी। तो इन सब के एवरेज जो वेलोसिटीज हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस का अगर आप सम कर दो तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने उसको एक लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया C से, और सबका स्क्वायर है तो C²। इस C² को हम क्या बोल रहे हैं, मीन स्क्वायर स्पीड, कि हमने क्या किया, उन सारी वेलोसिटीज के स्क्वायर का मीन ले लिया, तो उसको हम कह रहे हैं मीन स्क्वायर स्पीड। यहाँ से आपके पास हम क्या कह सकते हैं, C जो है वो क्या है, इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर, कि इसका भी अगर हम क्या ले ले, रूट ले ले, तो फिर ये क्या बन जाएगी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, ठीक है। ये C क्या है, जब क्या हो कि आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्स एक्सिस में भी जा सकते हैं, वाई में भी जा सकते हैं, जेड में भी जा सकते हैं, तो उस केस में उन मॉलिक्यूल्स की हम स्पीड को क्या लेते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, जिसको हम डिनोट करते हैं C से। और वो C कैसे निकलेगी, इस तरीके से। तो हम यहाँ पे सिंपली जो हमने ये लिखा था इसकी जगह अब क्या लिखेंगे हम, ये देखिए, तो जो प्रेशर है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारे पास P इज इक्वल टू, ये आपके पास होगा 1/3, हमने क्या लिखा था, MNVx², ऐसे लिखा था। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं,
1/3 mn और उसकी जगह हम लिख सकते हैं c²। समझ गए ना, ये 1/3 c² हमने किसकी जगह रिप्लेस किया है, Vx का जो बार है उसकी जगह। तो ये बन गया हाफ प्रेशर जो एक्सर्ट कर रही है आइडियल गैस टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, इट इज इक्वल टू 1/3 mnc²। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। नो, डेरिवेशन थोड़ी सी टिपिकल है, प्लीज पे अटेंशन। नो मैम। ओके बेटा, देखिए अब ये प्रेशर आ गया है आपके पास, दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब यहाँ से बस थोड़ा सा चेंज और करना है और डेरिवेशन इज कंप्लीट। देखिए क्या चेंज करना है, यहाँ से अगर हम लिखे m इंटू एन है इसमें m इंटू एन, इस m का मतलब क्या है, m अगर आपको याद हो तो एक मॉलिक्यूल का मास था, तो m का मतलब क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास है हमारे पास m, मल्टीप्लाइड बाय n क्या है, n अगर आपको याद हो तो हमने लिए थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यही था। तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए मास मल्टीप्लाइड बाय n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगा m इंटू एन, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय, देखिए अब मैंने क्या कर दिया है, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम लिए थे उसको v से डिवाइड कर दिया है, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब ये है वॉल्यूम डिनोमिनेटर में आएगा। तो यहाँ से m इंटू एन का मतलब क्या हो जाएगा कि एक मॉलिक्यूल का मास मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो क्या हो जाएगा टोटल मास ऑफ द गैस। ठीक है, यही लिखेंगे टोटल मास पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर मैं इसको लिख ही चुकी हूं तो ये हो जाएगा m/v। ये क्या है, टोटल मास ऑफ द गैस पर यूनिट वॉल्यूम। सो वी कैन से टोटल मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस, ये आ गया आपके पास m मल्टीप्लाइड बाई n को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे, m/v से। तो प्रेशर कितना बन गया 1/3 m/v और c²। सो दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और बाय द गैस का मतलब यही है कि गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, सो मॉलिक्यूल्स ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। और अब अगर आपको याद हो तो मास अपॉन में वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं लेटर रो से, मास को हम डिनोट करते हैं m से, और v हो गया वॉल्यूम। तो m/v की जगह हम ये भी लिख सकते हैं 1/3 रो c², एंड दिस इज इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मोलिक्यूल्स ऑफ ए परफेक्ट गैस। तो ये आपके पास डेरिवेशन थी, आई होप आपको समझ आ गई हो, नहीं समझ आई है तो घर जाके एक बार इसको रिवाइज कर लेना और मुझसे कल पूछ लेना। अब इस डेरिवेशन के बेस्ड हमें कुछ रिलेशन करने हैं, और ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज कीप इन माइंड। रिलेशन क्या है, पहला रिलेशन है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस, कि अभी हमने जो प्रेशर निकाला उसके बीच में और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये देखिए, प्रेशर ऑफ द गैस इज गिवन बाय 1/3 रो c², हमने ये लिखा था प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 m/v c², और इसको क्या पुट कर दिया, रो पुट कर दिया। किसी को कोई डाउट यहां तक? अगर हम क्या ले लें, यहां से आपके पास जो मीन काइनेटिक एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस, वो कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², यही होता है। अब मास को क्या ले, m क्या लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास रो जो है वो है m/v, तो हमें तो m चाहिए, तो क्या करेंगे अब यहाँ पे, हम यहाँ पे करेंगे कि मास ऑफ द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब यहाँ पे जो मास ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम इस वॉल्यूम को यूनिट वॉल्यूम ले लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, रो इज इक्वल टू m/1। तो यहाँ से जो रो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, मास के ही इक्वल आ जाएगा। तो इस मास की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रो लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ रो v²। तो ये आ गई काइनेटिक एनर्जी।
पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस, और ये है प्रेशर। अब यहाँ से अगर प्रेशर को, अगर मैं इस काइनेटिक एनर्जी को E से डिनोट कर दूं, तो प्रेशर को अगर E से हम काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड कर दे तो वो कितना आ जाएगा? प्रेशर है 1/3 रो C स्क्वायर, और सॉरी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 1/2 रो V स्क्वायर। सो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास कितना आ जाएगा? 2 देखिए न्यूमरेटर में चला जाएगा, 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये आ गया 2/3 आपके पास C स्क्वायर। अच्छा, ये जो हमने V स्क्वायर लिया है यहाँ पे, ये जो स्पीड है, ये स्पीड भी हम कौन सी लेंगे? C वाली, रूट मीन स्क्वायर वाली, तो ये हो जाएगी C, और यहाँ से भी C स्क्वायर, C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल, तो P/E जो है वो कितना आ गया? 2/3। तो यहाँ से अगर प्रेशर निकालना चाहें तो प्रेशर कितना आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी का 2/3 टाइम्स। ये छोटे छोटे रिलेशंस हैं, इनको प्लीज अच्छे से समझना। क्लियर हो गया होगा, कोई ज्यादा ऐसा याद करने के लिए था नहीं। अब जो करा रही हूं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल ऑफ द गैस, कि अगर हमें एक मोलिक्यूल, गैस के एक मोलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो वो कैसे निकालेंगे? देखिए, अब आप सबको पता है कि अगर हम 1 ग्राम कंसिडर कर लेते हैं, क्या? 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस, ये हम करते हुए आए हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी। कंसिडर 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस, ये हमने कंसिडर कर लिया। दिस 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज ऑक्यूपाइंग वॉल्यूम V एट टेम्परेचर T, कि इस गैस का वॉल्यूम कितना है? V, और कितने टेम्परेचर पे? T टेम्परेचर पे। और यहाँ पे जो स्मॉल m है वो क्या है? मास ऑफ ईच मोलिक्यूल ऑफ द गैस, कि ये जो 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस लिया है जिसका वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसमें एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? m है। तो यहाँ से जो टोटल मास है वो हम निकाल सकते हैं इस 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस का। जो टोटल मास होगा वो कितना हो जाएगा? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये आप सब जानते हो, ठीक है? यही होगा। अब यहाँ से अगर हम ये मान लें कि C क्या है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, है ना? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स एक्स वाई जेड ऑल द डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, और उनकी वेलोसिटी होगी वो अलग अलग होगी हर मॉलिक्यूल की, इसलिए हमने क्या निकाल लिया? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाल ली, कि C क्या है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्टेड होगा वो कितना होगा? अभी हमने निकाला था 1/3 रो C स्क्वायर होगा, ठीक है? इस रो को हम क्या पुट कर सकते हैं? रो को हम लिख सकते हैं मास ऑफ द गैस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा 1/3 m/v C स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट? और ये किसके इक्वल है? प्रेशर के। तो यहाँ से अगर V को मैं प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन गया? PV is equal to 1/3 mc स्क्वायर, ये बनेगा। अब आप जानते हो कि परफेक्ट गैस इक्वेशन से PV किसके इक्वल होता है? RT के, सबको याद होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? इस PV की जगह क्या पुट कर सकते हैं? RT पुट कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? 1/3 mc स्क्वायर इज इक्वल टू RT। किसी को डाउट यहाँ पे? अब हम क्या कर दे कि यहाँ पे भी 3/2 से मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ पे भी 3/2 से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों तरफ 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा? 1/2 mc स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 RT। ये चीज समझ आई? और ये क्या है? हाफ mv स्क्वायर, ये C क्या है? वेलोसिटी ही तो है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस। तो इसको हम लिख सकते हैं यहां से कि दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल। तो ये आ गई हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, जो कि ये है, और ये किसके इक्वल है? 3/2 RT। तो अगर आपसे निकाला जाए, पूछा जाए व्हाट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ द गैस, तो कितना होगा? 3/2 RT के इक्वल होगा, ठीक है? अब ये किसके इक्वल है?
1/2 mc² इज इक्वल टू 3/2 RT। ये चीज समझ आई। अब इस m को हम क्या पुट कर सकते हैं, इस m को ये पुट कर सकते हैं स्मॉल m इंटू Na, रख दीजिए हाफ स्मॉल m इंटू Na c² इज इक्वल टू 3/2 RT। यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो बेटा, बस हो गया। यहां से अगर हम क्या करें, Na को, क्योंकि कांस्टेंट है, यहाँ पे अगर रख दे तो क्या होगा, देखो हाफ mc² इज इक्वल टू 3/2 R/Na मल्टीप्लाइड बाय T। और अगर आपको याद हो तो हमने क्या पुट किया था कि जो ये Na था इसको पुट किया था कितना, सॉरी R जो था उसको पुट किया था NaKB। याद आया, कल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मैंने आपको कराया था, फिर से समझ लीजिए, ध्यान से देखिए। कल मैंने आपको बताया था गैस कांस्टेंट R जो होता है वो होता है एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब यहाँ से क्या गिवन है आज, R/Na है, तो R/Na को मैं क्या पुट कर सकती हूँ, KB, मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहाँ से इसकी जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं इस R/Na को किससे, KB से, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहाँ से 1/2 mc² इज इक्वल टू 3/2 kBT। तो अगर आपको याद हो ये m क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास है, ठीक है। तो ये क्या आ गई, एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ गई एक मॉलिक्यूल ऑफ द गैस की, जो कितनी है 3/2 kBT। ये क्या थी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस थी, ये थी 1 मोल, और ये है 1 मॉलिक्यूल। तो दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस कितनी है, वो है 1/2 mc², यही होनी चाहिए, एंड दिस इज इक्वल टू 3/2 kBT। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो हम यूज करेंगे आगे। कोई डाउट, क्लियर है? चलें आगे। बस एक छोटा सा डेरिवेशन आपको और कराना है, डेरिवेशन नहीं एक्चुअल में जब हम गैस के लॉस करेंगे उसमें हम वो एक्सप्लेन करेंगे, उसका बहुत ज्यादा यूज होगा। तो आपके पास नेक्स्ट है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन। सिर्फ आपको रिजल्ट याद रखना है, ये काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। सिर्फ रिजल्ट याद रखिए कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है, स्पीड और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है, वो सब। तो अभी हमने प्रेशर को लिखा 1/3 रो c², सब जानते हो। रो को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, m/v से, एंड दिस इज c², ये भी जानते हो। यहाँ से ये किसके इक्वल है, p के। अगर v को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा pv इज इक्वल टू 1/3 mc², ये भी क्लियर। अब यहाँ से हम जानते हैं pv किसके इक्वल था, RT के, तो यहाँ से पुट कर दीजिए RT इज इक्वल टू 1/3 mc²। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो अगर हम क्या करें, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 3RT इज इक्वल टू mc²। तो यहाँ से ये देखो बेटा कि c² किसके इक्वल है, c² है 3RT डिवाइडेड बाय m। तो यहाँ से ये देखिए आप, c² किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, c² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, क्योंकि R और m दोनों ही क्या है ना, मास चेंज होने वाला है ना R चेंज होने वाला है, दोनों कांस्टेंट है। तो यहाँ से ये भी एक नंबर है, तो इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ये मास भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो यहाँ से जो c² है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। तो कैन आई से c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। तो ये आप याद रखना कि जो आपके पास c क्या है, स्पीड है, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर ऑफ द गैस। ये चीज समझ आई, ये चीज समझ आ गई तो बस ऑलमोस्ट आपको समझ आ ही गया है, कुछ समझाने के लिए बाकी नहीं रहा है। अब अभी हमने एक रिलेशन निकाला था एवरेज काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की, वो हमने लिखी थी ये, और ये किसके इक्वल थी, 3/2 kBT, याद है। तो यहां से अगर हम देखें
तो आपके पास जो 1/2 mc² मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, टेम्परेचर के। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ये भी थोड़ा याद रख लें। दूसरा ये याद रखें कि जो स्पीड है ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, टी के। कोई डाउट किसी को? तो ये आप आज की क्लास में इतना ही करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं